अब क्योंकि इसकी कोई बाइंडिंग नहीं है टाइम की कि ईसीपी ने इतने दिनों के अंदर या इतने वक्त के अंदर फैसला करना है, तो आपको क्या लगता है हुकूमत ये तवक्को कर रही है ईसीपी से कि वो जल्द से जल्द इसका फैसला करे और ईसीपी चाह रही है कि कोई हफ्ता और गुजार लिया जाए ताकि उसके बाद आसानी हो सके? हफ्ते के बाद उनको कौन सी आसानी होगी? अगर वो तरामीम हो भी जाती हैं और जो उन तरामीम में सजेस्ट किया जा रहा है, जो चीफ जस्टिस अगर है 3 सीनियर मोस्ट में से एक होगा, तो वो भी यही फैसला दे चुके हैं। अगर तीसरे भी हों उसमें से तो वो किस तरह से होगा? 25 के बाद भी यही फैसला इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ ये कि चीफ जस्टिस की तकर्री तक वो लटकाए रखेंगे। अगर उन्होंने करना होता हुकूमत के हक़ में तो बहुत पहले कर चुके होते। मेरी इत्तला के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने भी तकरीबन यही मशवरा उनको दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ना जाएं। एक बुनियादी बात है जो नजम साक़ साहब ने की, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद नहीं होना तो इस झमेले की ज़रूरत क्या है सुप्रीम कोर्ट रखने की, ये जजेस अपॉइंट करने की? अभी आईनी तरमीम ला के सुप्रीम कोर्ट की वो हैत चेंज करने की बात हो रही है, कभी कोई बात हो रही है, कभी तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत क्या है? इतनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे ताने दिए जाते हैं जजों को, क्यों इतने अखराजात आप कर रहे हैं? तो अगर आपने उसका फ़ैसला ही नहीं मानना, हम अगर देखते हैं ना मौजूदा इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर, इनका रवैया ओवरऑल हम देखते हैं तो वो पीटीआई स्पेसिफिक है। पहले दिन से उन्होंने उनके इंतखाबात को तस्लीम ना करने से शुरू होके तो उसके बैट के निशान की जो फैसला था उसकी गलत इंटरप्रिटेशन, फिर इलेक्शन से पहले उनको सबको कहना कि जी आप लड़ ही नहीं सकते इलेक्शन पीटीआई की तरफ से, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद 9 को जो फार्म 47 वाला सारा इन्होंने किया तरीक़ाकार, उसके बाद आप चलते जाएं स्टेप बाय स्टेप। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, रिजर्व सीट सारी उधर उठा के दे दी। भाई आइन में लिखा हुआ है प्रोपोर्शनल उसकी तकसीम होगी, तनासुब से होगी जितनी सीटें जीती हैं, तो आपने उठा के सारी की सारी उस खाते में डाल दी। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जाहिर है उसको चैलेंज किया गया। उस पर आप देख लें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, फिर वही कह ढाक के 3 बात, तो कोई किसी तरह वो हिलने को बुनियादी तौर पर तैयार नहीं है। तो और आज खालिद साहब आपको क्या लगता है बुनियादी इब्हाम क्या है इलेक्शन कमीशन को के, और फिर कानून क्या कहता है, किसका माने? अब पार्लियामेंट भी तो कह रही है हमारी माने आप। मैंने आपको बता दिया, बुनियादी उनका मसला है पीटीआई। उनकी ना मखसूस नशिस्तें मसला है, ना कुछ और मसला है, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मसला है, उनका मसला है पीटीआई। अब 90 अरकान पीटीआई के हों, उनको सीटें मिल जाएं, वो पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली में अक्सरियती पार्टी बन जाती है सबसे ज़्यादा, और जब वो अक्सरियत में चले जाते हैं वहाँ पे तो वो पार्लियामेंट के अंदर जो मसाइल हैं वो पूरा सिस्टम एक तरह से वो उसको एक दरार पड़ जाती है, उसमें उसको शेक कर देता है। ये एक जल्जला होगा उनके लिए, नेशनल असेंबली के लिए और हुकूमत के लिए, और बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे उनके लिए। तो उस सिस्टम को इंटैक्ट रखने के लिए सारी जितने ये पापड़ बेले जा रहे हैं फैसले को इम्प्लीमेंट ना करके, या आईनी तरमीम का जो मसला शुरू हुआ है या बाकी मसाइल जो शुरू हुए हैं, वो सारा इसीलिए है कि पीटीआई को किसी तरीके रोका जाए। अभी तक आपको पता है केपी के जो है सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाए इसी वजह से। सेनेट आपकी नामुकम्मल है, पार्लियामेंट भी, नेशनल असेंबली भी नामुकम्मल है, क्योंकि मखसूस नशिस्तें आप उसकी दे नहीं पाए। इन मखसूस नशिस्तों के बगैर आपने सेनेट के इलेक्शन करा दिए, आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा दिया, तो वो एक कानूनी सुकम उसमें बहरहाल मौजूद है। अगर अदालत उसमें नोटिस ना ले या उस चीज़ को चैलेंज करने कोई ना करे, वो अलग बात है, लेकिन वो सुकम मौजूद है, किसी वक्त भी वो चीज़ें चैलेंज हो सकती है। तो मसला पीटीआई है और कोई मसला नहीं है उसका। आप आज पीटीआई कहते हैं हम मुस्लिम लीग, अपना नाम मुस्लिम लीग नून रख लिया है, मसला ख़त्म हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दूसरा मसला उसमें यह है कि हुकूमती जमात को अक्सरियत मिल जाए और वो अपनी मर्ज़ी के आइन में और कानून में तरामीम अपनी मर्ज़ी से कर सके, तो यही मसला है और कोई मसला नहीं है। और मौलाना फजल रहमान के हवाले से हुकूमती हल्के जब पहली दफ़ा 8 सितंबर को ये तरमीम लाई जा रही थी तो उससे 1-2 दिन पहले कहते थे कि तो 12वें खिलाड़ी हैं। मौलाना साहब को तो हमने कर लिया है, उनके बारे में बात हो गई है, वो तो हमारे साथ देंगे। लेकिन मौलाना साहब ने बिल्कुल ही एक आप उसे कह लें कि अनएक्सपेक्टेड किस्म का मूव खेला जो शायद कोई भी आवाम में से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो आप एक तो मौलाना फजल रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं, इससे पहले हम आईनी ये तरामीम के हवाले से बात करें? देखिए, मौलाना साहब बड़े सियाने सियासतदान हैं और दुनिया देखी है उन्होंने, और
खुद कहते हैं, वो मैं जब सियासत में आया था मेरी दाढ़ी काली थी, अब सारी सफ़ेद हो गई है, तो 40-50 साल का अरसा कुछ कम नहीं होता। फिर उनके वालिद मोहतरम भी बहुत बड़े सियासतदान थे, मुफ्ती महमूद साहब। तो एक कह लें कि वो फैमिली में है, वो कहते हैं इट्स इन द फैमिली, तो वो सियासत तो उनके खून में शामिल है। तो यकीनन वो उन्होंने जिस तरह से अपनी पूरी इनिंग्स खेली है इसमें, वो बड़ी कमाल की यदि इनिंग्स थी। आप समझ लें कि कामरान गुलाम वाली इनिंग्स उन्होंने खेली है, पहले डेब्यू के ऊपर जिस तरह उसने सेंचुरी मार दी, तो इन्होंने भी सेंचुरी। राव साहब, कामरान गुलाम को ना 4 साल मौका नहीं मिला, वो परफॉर्म करता रहा, लेकिन मौलाना साहब को मौका मिलता रहा। जी, इनको भी, मौलाना को भी 4 साल बाद ही मौका मिला है। पीटीआई की हुकूमत में उनको मौका नहीं मिल रहा था, उससे पहले मिलता रहा। उनको भी पीटीआई के जाने के बाद पहली दफ़ा मौका मिला है तकरीबन 2018 के बाद कि वो अपनी सियासत खुल खेल के दिखाएं कि कैसे सियासत की जाती है। तो मौलाना ने बहुत सही तरीके से अपनी सारी इनिंग्स खेली है। और उसमें आप सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो आप आईनी अदालत की बात, मुझे तो बिलावल साहब से कभी मिला तो उनसे पूछूंगा कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ख्वाब देखा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो लिखा हुआ था, जो हत्ता के कायदे आज़म भी जिसके बारे में कहते थे, फिर उन्होंने दुराब पटेल साहब जज साहब की बड़ी मिसालें दे के और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम के हवाले से, आईनी अदालत के हवाले से जो जोश जज्बा उनका पिछले 10-12 दिन में देखने में आया था, तो वो कैसे मांद पड़ गया। मैंने सिर्फ ये पूछना उनसे कि ये कहाँ गई है आईनी अदालत ये सारा। अगर आप पिछले हफ्ते का, हमारे यहाँ वो स्टाइल नहीं है कि हम अपना वो साउंड बाइट चलाएं कि हमने क्या कहा था। मैंने पिछले हफ्ते ये कहा था कि ना सिर्फ हुकूमत मौलाना फजल रहमान बल्कि पीटीआई भी उसी पेज पे है इन आईनी तरमीम के हवाले से, और ये हो जानी है। तो उससे पहले मैं कायल नहीं था, मुझे ये मजाक लग रहा था कि जिस तरह से शुरू किया गया था इसका सिलसिला। तो अब हम वहाँ तक पहुँच गए हैं। अब पीटीआई कह रही है मौलाना फजल रहमान वाली तरामीम तकरीबन हमारी ही तरामीम है ये सारी। अब मसला उसमें, मैंने उस वक्त एक वर्ड यूज़ किया था, कंबल का मसला है। अब कंबल है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो वो मसला वो निकालने की सारी पूरी तरामीम पढ़ ले। मैंने सारी कोशिश की है कि मैं गो थ्रू कर सकूँ उसमें से। उसमें रिबा के बारे में है, एनवायरनमेंट के बारे में है, कोई पैसों के बारे में है जी, कंसोलिडेटेड फंड से पेमेंट्स की जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की और बाकी वगैरह सारी जितनी जुडिशल काउंसिल वगैरह की। जो असल मुद्दा है, जो सबसे तफसीली मामला है उसमें और जो सबसे लंबा चौड़ा काम डाला गया है, वो सिर्फ इसलिए डाला गया है कि 3 सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनमें से एक चीफ जस्टिस चुने जाएंगे। और उसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, अभी नंबर गेम की बात मैं करता हूँ उसमें जो नंबर गेम है वो 8 MNA होंगे, 4 सेनेटर होंगे उस कमेटी में, वो जो पार्लियामानी कमेटी होगी जिसने रिकमेंड करना है जी। अब मुझे आप आज की सूरत हाल हम जो देखते हैं, किसी का बच्चा अगवा हुआ रोला डाल रहा है, कोई कहता जी JUI वाले भी कह रहे हैं हमारे सेनेटर को उधर बंद कर दिया, बेंगल साहब अपना रोला डाल रहे हैं, कोई कहता जी 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। ये जो पार्लियामानी कमेटी 12 रुकनी होगी, इसके वोट किस तरह से लिए जाएंगे चीफ जस्टिस के डिसाइड करने के लिए? मैं तो चाहता हूं कि मुझे नॉमिनेट होना चाहिए इसमें, ताकि कम से कम कुछ दिहाड़ी ठीक लग जाए इसमें। तो ये अब 12 वोटों के बड़ा मसला रहेगा, उसमें अक्सरियती वोट से ये डिसाइड होना है। तो ये बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं, ये बहुत कोई मजाक वाली बात नहीं है। नंबर्स गेम में सेनेट से शुरू करना चाह रहे हैं। मौलाना अगर साथ आ गए हैं, जो नज़र आ रहा है कि वो साथ आ गए हैं, सेनेट पे शायद थोड़ी कम प्रॉब्लम हो। नेशनल असम्बली में अभी भी मसला मौजूद है, क्या ये तरामीम पास हो पाती है? मेरा ख्याल है कि जिस किस्म की काविशें हो रही हैं पिछले महीने 2 महीने से, उसमें लगता तो बहुत चांस है। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं किया जो हमने पहले से में डिस्कस किया, तो वो तो एक चीज़ बीच में से हट गई आप कह लें। अब इलेक्शन कमीशन मेरा नहीं ख्याल कि वो फैसला कर पाएगा कि हुकूमत को मखसूस नशिस्तें दे दे। इतना बड़ा रिस्क शायद अब नहीं लेगा, क्योंकि इतना अरसा नहीं लिया तो आगे भी नहीं लेगा। अब मसला ये है कि अब इसके बाद रिएक्शन क्या होगा, ये देखने की बात है। पीटीआई अगर वोट नहीं देती या हट जाती है, जो अभी तक तो उनका कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, वो इमरान खान साहब के बहाने शायद निकल जाएं बीच में से कि हमने उनसे मशवरा करना है, हमें मशवरा नहीं करने दिया जा रहा। बिलावल साहब ने आज राव खालिद साहब यकीन दहानी कराई है पीटीआई वालों को मौलाना साहब के घर में कि आपकी कल मुलाकात कराते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब इस तरमीम को अपने सर नहीं लेना चाहेंगे कभी भी। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि हाँ जी ठीक है जाओ गो हेड और ये कर दो सारी जाके। वो मेरा ख्याल है आएँ बाएँ शाएँ करेंगे। शायद कुछ लोग अंदर से मिल के वो उसको सपोर्ट कर दें, जिनको कहें जी लोटे हो गए चले गए, इस किस्म की बात हो। लेकिन मैं क्या रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। लायर्स ये कह रहे हैं, आज भी हामिद अली खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा मंसूर अली शाह साहब के अलावा किसी का नोटिफिकेशन होगा हम नहीं मानेंगे। वो धमकी दे रहे हैं अपने एजिटेशन की उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं
जो सीनियर जजेस हैं, तीनों सीनियर जजेस, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, जो उनमें से एक नॉमिनेट होता है, या अगर जूनियर तीनों में से तीसरे नंबर वाला हो जाता है या दूसरे नंबर वाला हो जाता है, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से रिएक्ट करती है इन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। अगर मंडे को ये पास की जाती हैं, आज नहीं होती, कोशिश तो सुना है कि आज ही शायद हो जाए, वो काबीना का इजलास भी बुला लिया गया है, अगर ये आज नहीं होती तो मंडे को होती है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन, सारा जो बनना है उसका स्ट्रक्चर वगैरह, वो पूरा करने में और नए चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन में जो एक प्रोसेस होगा, यकीनन उसका क्या वो 25 तक मुकम्मल हो पाएगा।